India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम वोटों से मिलान करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने ये कहा कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे। कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में चुनाव आयोग को भी कुछ सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी है और कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में चुनाव आयोग को भी कुछ सख्त आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि नतीजों के बाद 45 दिनों तक ईवीएम सील रहेगी। माइक्रो कंट्रोलर की भी जांच हो सकेगी। परिणाम की घोषणा के बाद टेक्निकल की एक टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा और जिसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 7 दिन के अंदर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट पूरी तरह से कंटेनर में सील किया जाएगा और इस पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भी होंगे और नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिन तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ही रखा जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि 45 दिन तक ईवीएम में वोटिंग का सारा डेटा सुरक्षित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने वाली बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना होगा। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर खर्चा वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान कराने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश दिए हैं। पहला ये है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए। 1 मई 2024 को या उसके बाद की गई वीवीपैट में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट SLU को कंटेनरों में सील और सुरक्षित किया जाना चाहिए। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मुहर पर हस्ताक्षर करेंगे। SLU वाले सीलबंद कंटेनरों को परिणामों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इन्हें खोलकर ईवीएम की तरह ही जांचा और निपटाया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा निर्देश ये है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों के ऐलान के बाद इंजीनियरों की एक टीम की ओर से जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को पाने का विकल्प होगा। इसके लिए उम्मीदवार को नतीजों के ऐलान के 7 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। इसका खर्च भी उम्मीदवार को खुद ही उठाना होगा। माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में जली हुई मेमोरी की जाँच इंजीनियरों की टीम द्वारा की जाएगी। साथ ही दोनों जजों ने इस मामले में अलग अलग फिर भी सहमत निर्णय लिखे हैं। उन उम्मीदवारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर परिणामों की घोषणा पोस्ट करें जो उच्चतम मतदान वाले उम्मीदवार के पीछे 2 और 3 स्थान पर हैं। ऐसे उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र या क्रमांक से ईवीएम की पहचान करेंगे। सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के पास सत्यापन के समय उपस्थित रहने का विकल्प होगा। ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी इंजीनियरों की टीम के परामर्श से जली हुई मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की प्रामाणिकता और अक्षुण्णता को प्रमाणित करेगा। सत्यापन प्रक्रिया आयोजित होने के बाद उक्त सत्यापन के लिए वास्तविक लागत या खर्च ECI द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और उक्त अनुरोध करने वाले उम्मीदवार खर्च का भुगतान करेगा।
ईवीएम से छेड़छाड़ पाए जाने पर खर्चा वापस कर दिया जाएगा। साथ ही जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने मौजूदा प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं और रिकॉर्ड में मौजूद डेटा का हवाला देते हुए उन सभी को खारिज कर दिया है। जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग से वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव की जांच करने को कहा और ये भी पूछा कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बार कोड भी हो सकता है। जस्टिस दत्ता ने अपने फैसले के अतिरिक्त बिंदुओं का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि किसी व्यवस्था पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है। इससे पहले 2 दिन की लगातार सुनवाई के बाद पीठ ने 18 अप्रैल को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने इस मामले को फिर से सूचीबद्ध किया था। तब शीर्ष कोर्ट ने अदालत से चुनाव आयोग से कुछ बातों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन को लेकर एक अहम फैसले में ये कहा है कि महिला का स्त्री धन उसकी संपत्ति है, जिसे अपनी मर्जी से खर्च करने का उसे पूरा अधिकार है। इस स्त्री धन में पति कभी भी हिस्सेदार नहीं बन सकता, लेकिन संकट के समय पत्नी की रजामंदी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्त्री धन को लेकर दायर एक वैवाहिक विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा था कि महिला को अपने स्त्री धन पर पूरा अधिकार है, जिसमें शादी से पहले, शादी के दौरान या बाद में मिली हुई सभी चीजें शामिल हैं, जैसे कि माता पिता, ससुराल वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले गिफ्ट, धन, गहने, जमीन और बर्तन आदि। हिंदू महिला का स्त्री धन का हक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 के तहत आता है। ये कानून शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद महिला को स्त्री धन अपने पास रखने का पूरा हक देता है। महिला चाहे तो स्त्री धन को अपनी मर्जी से किसी को दे सकती है या बेच सकती है। और उसके साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 भी महिलाओं को ऐसे मामलों में स्त्री धन का अधिकार देती है जहां वो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। वो इन कानूनों की मदद से अपना हक वापस ले सकती हैं। महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला का स्त्री धन उसकी पूर्ण संपत्ति है, उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है। यह कभी भी उसके पति के साथ संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकता। संकट के समय में पति इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन इसे या इसके मूल्य को वापस पत्नी को लौटाना पति का दायित्व है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पति को अपनी पत्नी के सभी आभूषण छीनने के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। महिला अब 50 वर्ष की है। जीवन यापन की लागत में वृद्धि और समता एवं न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए महिला को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया। पीठ ने हाईकोर्ट के तर्क को नकार दिया कि एक नवविवाहित महिला को पहली रात ही सारे सोने के आभूषणों से वंचित कर दिया जाना विश्वसनीय नहीं है। पीठ ने कहा कि लालच एक शक्तिशाली प्रेरक है और इसने मनुष्य को बहुत ही घृणित अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार हम इसे मानवीय संभावना के दायरे से बाहर नहीं पाते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसे अस्वीकार्य और अवांछनीय कार्य करे जैसा कि आरोप लगाया गया था। दरअसल पत्नी ने दावा किया था कि 2003 में शादी की पहली ही रात उसके पति ने उसके सारे गहने सास के पास सुरक्षित रखने के लिए ले लिए। हालांकि हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में दायर की गई याचिका के कारण महिला की ओर से सद्भावना की कमी को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पति पत्नी का साथ 2006 में ही समाप्त हो गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह के मामले शायद ही कभी सरल या सीधे कहे जा सकते हैं, इसलिए विवाह के पवित्र बंधन को तोड़ने से पहले एक यांत्रिक समय सीमा के अनुसार मानवीय प्रतिक्रिया वह नहीं है जिसकी कोई उम्मीद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है। अदालत ने ये भी कहा कि विवाह की अवधारणा पति पत्नी के अपरिहार्य आपसी विश्वास पर टिकी होती है।
जिसमें वैवाहिक संबंध अनिवार्य रूप से शामिल हैं। यह मान लेना कि अपीलकर्ता को पहले दिन से पहले पति पर भरोसा नहीं था असंभव है। इसलिए हाईकोर्ट उन तथ्यों से सही निष्कर्ष निकालने में विफल रहा जो काफी हद तक स्थापित प्रतीत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के एक तर्क संगत निर्णय में हस्तक्षेप कर हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से गलती की है। अदालत ने यह भी नोट किया कि हाईकोर्ट ने महिला पर आवश्यकता से अधिक बोझ डाला और सही निष्कर्ष निकालने में विफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि स्त्री धन क्या होता है। स्त्री धन द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ ए वाइफ या हस्बैंड, उसके ऊपर कोई कंट्रोल रहता है। द टर्म स्त्री धन इज एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी इन हिंदू लॉ। ये वेल्थ, गिफ्ट और प्रॉपर्टी को रेफर करते हैं जो एक वुमेन रिसीव करता है फ्रॉम हर पेरेंट्स, रिलेटिव्स और इन लॉज ड्यूरिंग हर मैरिज और एट द टाइम ऑफ बिडिंग फेयरवेल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माया गोपीनाथ वर्सेस अनूप एसबी के मामले में रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार भादे को रेफर करते हुए डिफाइन स्त्री धन एज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ वुमन एंड व्हाइल द हस्बैंड हैज नो कंट्रोल ओवर इट, ही कैन यूज इट in time of distress. Nevertheless, he has moral obligation to restore the same or its value to his wife. एक वाइफ अपनी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है if he denies returning स्त्रीधन property under section 14 of Hindu Succession Act 1956 as well as under section 27 of Hindu Marriage Act 1955. इधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने वाली कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश देते हुए कहा था कि मामले की जांच की निगरानी खुद करेगा। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ कथित और अत्याचार और जबरन जमीन हड़पने की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि वो जांच की निगरानी करेगी और केंद्रीय जांच ब्यूरो को मछली पालन के लिए कृषि भूमि के अवैध रूपांतरण पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के खिलाफ अपराध से केस में पहली एफआईआर दर्ज की है। इसमें 5 मुख्य आरोपियों के नाम शामिल है। हालांकि ये आरोपी कौन है ये सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये प्रभावशाली लोग हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी और इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जवाब मांगा है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने रमन द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया, जिन्होंने ताज ट्रेपेजियन जोन में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चिंता जताई थी। आवेदक का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट संजय उपाध्याय ने आगरा में प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण के लिए तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण की अप्रभावी कार्यप्रणाली के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई। 22 अप्रैल को उपाध्याय ने अदालत को आवेदक के निधन की जानकारी दी। हालांकि न्यायालय ने उठाए गए मुद्दे के महत्व पर ध्यान दिया, जिसमें ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए पूर्व आदेश द्वारा निर्देशित विजन दस्तावेज का कार्यान्वयन भी शामिल है। न्यायालय ने पूर्व आदेश पर भी गौर किया, जिसमें ताजमहल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श के बिना स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को विजन प्लान की कॉपी पेश करने का निर्देश दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 2 महीने के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से विजन प्लान पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टिप्पणियों के साथ विजन योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए मामला अब 11 जुलाई 2024 को आगे विचार के लिए निर्धारित है।
सुप्रीम कोर्ट को मुजफ्फरनगर स्टूडेंट थप्पड़ मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किया गया कि अपराधी के खिलाफ चार्जशीट तैयार है और केवल संबंधित प्राधिकारी से मंजूरी की प्रतीक्षा है। राज्य ने प्रस्तुत किया कि मंजूरी मिलते ही आरोप पत्र दायर किया जाएगा। मामला उस घटना से संबंधित है जहां मुजफ्फरनगर के स्कूल में टीचर ने कथित तौर पर अपने स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के लिए कहा और कथित तौर पर उसके खिलाफ सांप्रदायिक गालियां दी। घटना के बाद एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें घटना की उचित और समयबद्ध जांच की मांग की गई। इससे पहले न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य से अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद को इस संबंध में राज्य से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया। यूपी राज्य की ओर से पेश वकील ने अदालत को अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान करीब 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा आरोपी को धारा 41A CRPC नोटिस जारी किया गया है और उसका बयान भी दर्ज किया गया और चार्जशीट तैयार है। न्यायालय ने इस दलील को दर्ज करते हुए आदेश दिया। यूपी राज्य की ओर से पेश वकील ने ये कहा कि चार्जशीट तैयार है, हालांकि मंजूरी का इंतजार है। उनका कहना है कि मंजूरी मिलते ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने पीड़ित बच्चे के पिता की ओर से दायर अर्जी पर भी सुनवाई की। प्रतीत होता है कि आवेदन मां बच्चे की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म और इसी तरह की चीजें प्रदान करने के लिए प्रार्थनाएं शामिल हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राज्य को इन प्रार्थनाओं के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और मामले को 2 सप्ताह के बाद के लिए पोस्ट कर दिया। बच्चे के पिता राज्य द्वारा दायर निर्देशों के लिए आ रहे हैं। यूपी राज्य की ओर से पेश हुए AAG ने ये कहा कि प्रार्थना A और C का अनुपालन किया गया। हम राज्यों को आज से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर आवेदन में प्रार्थनाओं से निपटने के लिए काउंटर दाखिल करने का निर्देश देते हैं। 10 मई को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ये माना है कि एक पिता द्वारा बच्चों की वैधता को स्वीकार करने से इनकार करना और पत्नी के खिलाफ विवाहेतर संबंध के निराधार आरोप लगातार पत्नी के खिलाफ मानसिक क्रूरता का कार्य है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और ये कहा कि इस तरह के आरोप चरित्र, सम्मान और प्रतिष्ठा पर गंभीर हमला है और क्रूरता का सबसे खराब रूप है। कोर्ट ने कहा इस तरह के अप्रमाणित दावे जो मानसिक पीड़ा का कारण बनते हैं, वैवाहिक कानून में क्रूरता की पुनर्निर्मित अवधारणा के बराबर होने के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं। इसीलिए इसने पारिवारिक अदालत द्वारा पति की तलाक की याचिका को खारिज करने को बरकरार रखा और इसके खिलाफ पुरुष की अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने ये कहा, न्यायाधीश ने ठीक ही कहा है कि विवाहेतर किसी व्यक्ति के साथ अपवित्रता और अशोभनीय परिचय के घृणित आरोप लगाना और विवाहेतर संबंध के आरोप पति पत्नी के चरित्र, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्थिति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर हमला है। इस तरह के निंदनीय पति पत्नी पर लगाए गए विश्वासघात के निराधार आरोप और यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शना अपमान और क्रूरता का सबसे खराब रूप होगा जो अपीलकर्ता को तलाक मांगने से वंचित करने के लिए पर्याप्त है। ये एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता ने स्वयं गलती की है और उसे तलाक का लाभ नहीं दिया जा सकता है। उस व्यक्ति का मामला ये था कि वो सितंबर 2004 में अपनी पत्नी से मिला और अगले साल शादी कर ली। उन्होंने कहा कि जब वो नशे में था तब महिला ने उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने के बाद उस पर शादी करने का दबाव डाला और बाद में उसे बताया कि वो गर्भवती थी। अपीलकर्ता पति ने आगे आरोप लगाया कि पत्नी ने आत्महत्या करने की धमकी दी और उसके कई पुरुषों के साथ अवैध संबंध थे। मामले पर विचार करने के बाद कोर्ट ने पति के आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति पत्नी पर लगाए गए किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाया, इसीलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इधर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि उन्हें भारत से बाहर निकलना होगा अगर उन्हें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया। कंपनी का कहना है कि लोग इस
प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्राइवेसी और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से करते हैं। अगर उन्हें इसे तोड़ना पड़ा तो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म भारत में काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप की ओर से ये बात दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले की सुनवाई के वक्त कही गई है। कोर्ट में व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक यानी कि मेटा की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें 2021 आईटी के नियमों को चुनौती दी गई है। 2021 आईटी कानून के एक नियम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग एप्स को यूजर्स की चैट ट्रेस करने और किसी मैसेज के पहले सेंडर की पहचान करने का प्रावधान बनाने की बात कही गई है। आसान भाषा में कहें तो किसी मैसेज को पहली बार किसने भेजा है, इसका पता लगाने के लिए यूजर्स के मैसेज को ट्रेस करने को कहा गया है। अगर व्हाट्सएप ऐसा करता है तो उसे सभी यूजर्स के तमाम मैसेज को ट्रेस करना होगा और उनका एक रिकॉर्ड सालों तक अपने पास रखना होगा। इससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने 2021 आईटी का ऐलान 25 फरवरी 2021 को किया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों का पालन करना होगा। व्हाट्सएप की ओर से तेजस कारिया ने मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की बेंच को ये बताया, बतौर प्लेटफॉर्म हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया तो व्हाट्सएप बाहर चला जाएगा। हमें पूरी चेन रखनी होगी और हमें नहीं पता है कि कौन से मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि करोड़ों मैसेज को हमें सालों तक स्टोर करके रखना होगा। बेंच ने इस मामले में पूछा कि क्या दूसरे देशों में भी ऐसे नियम हैं, जिसके जवाब में व्हाट्सएप ने कहा कि ऐसा कोई नियम दुनिया में कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि ब्राजील में भी नहीं। और इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.